बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बट आज हमने पढ़ना है म्यूचुअल इंडक्शन। ये जब आपने चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसके फर्स्ट आर्टिकल में आपने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन लिया था म्यूचुअल इंडक्शन का, कि आपके पास दो कॉइल थी, एक कॉइल में से करंट पास हो रहा है, जब उसको कम ज़्यादा करते थे तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम ज़्यादा होता था, उसकी वजह से दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रही थी जिसे हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते थे। तो वो आज हमने पढ़ना है। राज लंबा जा So mutual induction is a phenomena in which changing of current in one coil induces an EMF in another coil is called mutual induction। यानी एक कॉइल में करंट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से दूसरे कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, तो उस फिनोमिना को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो हमारे पास दो कॉइल हम कंसीडर करते हैं, एक प्राइमरी कॉइल है और एक सेकेंडरी। पहले को हम प्राइमरी कॉइल कह रहे हैं, दूसरी को सेकेंडरी। तो पहले कॉइल के साथ हमने एक बैटरी अटैच की है, एक स्विच है और एक रियोस्टेट अटैच की है। जब हम प्राइमरी कॉइल का स्विच क्लोज करेंगे तो इसमें से करंट फ्लो होगा। जब करंट फ्लो होगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, बी इक्वल म्यू नॉट एन आई के। तो जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो सेकेंडरी कॉइल में से भी पास होंगी, जिसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा और ईएमएफ इंड्यूस होगी। जब आप स्विच को क्लोज कर देंगे, एक दफ़ा करंट मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा तो करंट कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी और फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो अब ईएमएफ यूज नहीं होगी। तो उसके लिए हमने क्या किया, रियोस्टेट को यूज़ किया। रियोस्टेट को यूज़ करके हम रेजिस्टेंस की वैल्यू कम ज़्यादा करेंगे, जिसकी वजह से करंट की वैल्यू कम ज़्यादा होगी। तो करंट की वैल्यू जब कम ज़्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से सेकेंडरी कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो फैराडे लॉ आपने पढ़ा था, E इक्वल है माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो इधर हमारे पास सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल में से ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, तो ई एस इक्वल रहेगा माइनस एन एस नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, डेल्टा फाई एस चेंज इन फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल, और साथ आ जाएगा डेल्टा टी है। ई एस इक्वल माइनस एन एस डेल्टा फाई एस ओवर डेल्टा टी। तो ई एस इक्वल माइनस एन एस डेल्टा फाई एस ओवर डेल्टा टी। ई एस सेकेंडरी कॉइल में से ईएमएफ जो इंड्यूस हो रही है, डेल्टा फाई एस सेकेंडरी कॉइल में चेंज इन फ्लक्स है, और एन एस सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स है। तो ये हमारे पास फार्मूला है म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब जो हमारे पास फाई एस है, अगर फाई एस फ्लक्स है एक टर्न में से, यानी जो सेकेंडरी कॉइल की सिंगल टर्न है उसमें से फ्लक्स है फाई एस, तो उसके टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं एन एस, तो टोटल फ्लक्स उसमें से हो जाएगा एन एस फाई एस। ठीक है, टोटल फ्लक्स उसमें से हो जाएगा एन एस फाई एस। सर इसकी समझ नहीं है। किसकी? सर ये NS5S वाले के। इस लाइन की या पहले की? सर इस लाइन की। अच्छा देखें, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है एन एस। अब जो फाई एस होता है ये होता है फ्लक्स। अब अगर एक जो टर्न है उसमें से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो फाई एस है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न हमारे पास एन है, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा एन फाई। बात समझ आइए कि एक टर्न में से फ्लक्स है फाई, तो एन टर्न है, टोटल हो जाएगा एन फाई। ठीक है, यस सर।
और जो फ्लक्स है फाई इक्वल होता है बी ए के, और सोलेनॉइड के लिए बी का फार्मूला होता है म्यू नॉट एन आई। ठीक है, बी डिपेंड कर रहा है आई पे और फाई डिपेंड कर रहा है बी पे। इसका मतलब जो फाई डायरेक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटरेक्टली आई पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, फाई डिपेंड कर रहा है आई पे, और जो करंट है वो प्राइमरी कॉइल में से चेंज हो रहा है। ठीक है, जो करंट है वो प्राइमरी कॉइल में से चेंज हो रहा है। तो जो फ्लक्स है वो प्राइमरी कॉइल में से पास होने वाले करंट पे डिपेंड करेगा। तो एन एस फाई एस प्रोपोर्शनल है आई पी के। आई पी का मतलब है करंट इन प्राइमरी कॉइल, क्योंकि प्राइमरी कॉइल में करंट के चेंज होने की वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे साथ कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट हम लिखते हैं एम इक्वल एन फाई इक्वल आ जाएगा एम आई पी के। तो यहाँ से एम आपके पास आएगा एन एस फाई एस ओवर आई पी। एम से आई मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें एम क्या है, एम इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। ठीक है, इसे हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब ई एस आपने पढ़ा है माइनस एन एस डेल्टा फाई एस ओवर डेल्टा टी। तो इसमें सिर्फ क्या किया कि एन एस फाई एस को इकट्ठा लिख दिया, डेल्टा साथ लिख दिया। तो ई एस आ गया इक्वल है माइनस डेल्टा एन एस फाई एस। तो एन एस फाई एस हमारे पास इक्वल है एम आई पी के। तो एन एस फाई एस की जगह लिख दिया एम आई पी। अब इसमें जो एम है ये हमारे पास कांस्टेंट है जिसे आप म्यूचुअल इंडक्टेंस कह रही हैं। तो ई एस इक्वल आ जाएगा माइनस एम सर इसकी समझ नहीं आई। किसकी, अच्छा ये फार्मूला तो पढ़ा ना, ई एस इक्वल है माइनस डेल्टा एन एस फाई एस ओवर डेल्टा टी, ये पढ़ा हुआ ना। यस सर। अच्छा, फार्मूला आपने पढ़ा है ई एस इक्वल है माइनस एन एस डेल्टा फाई एस ओवर डेल्टा टी, ये पढ़ा है। अब इसको हमने कैसे लिख दिया, डेल्टा एन एस फाई एस ओवर डेल्टा टी, सिर्फ ये चेंज किया, बाकी कुछ चेंज नहीं किया। ठीक है, मैंने डेल्टा इंटू एन एस फाई एस ओवर डेल्टा टी। सर इससे कोई फर्क पड़ेगा? वो हमने वैल्यू पुट करनी है, इसलिए फर्क कोई नहीं पड़ा, डेल्टा आगे पीछे कर दें। लेकिन हमने ना इधर देखें, हमारे पास पहले है ना आपके पास माइनस एन एस डेल्टा फाई एस ओवर डेल्टा टी। इधर हमारे यस सर। जो वैल्यू है, इधर हमारे पास जो वैल्यू है ना वो एन एस फाई एस की है। ठीक है, अकेले फाई की होती तो वो हम पुट कर देते, इधर वैल्यू हमारे पास है एन एस फाई एस की। तो उसके लिए हमने इसको कर दिया माइनस डेल्टा एन एस फाई एस ओवर डेल्टा टी। एन एस फाई एस इक्वल एम आई पी के। तो डेल्टा वैसे ही एन एस फाई एस की जगह लिख दिया हमने एम आई पी। तो एम कांस्टेंट है, ये साथ आ गया, तो ये आ गया माइनस डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी। ठीक है, एम कांस्टेंट है उसे साइड पे लिख दें, तो आ गया डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी। बात समझ आइए। तो ई एस इक्वल आ गया माइनस एम डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी। अब देखें, यस सर। पहले हमारे पास जो फ्लक्स है ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो डिपेंड कर रही है फ्लक्स पे, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। इधर हमारे पास फार्मूला आ गया टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के, कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है ये टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिस रेट से प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होगा उसी रेट से सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगी। ठीक है, above equation shows that induced EMF in the secondary coil is directly proportional to rate of change of current in the primary coil। कि जिस रेट से प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज हो रहा है उसी रेट से सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगी। The negative sign in the above equation represent the direction of induced EMF is in such a direction that it opposes the change of current in the primary coil। जो नेगेटिव साइन है, ये कल लेंथ लॉ ने बताया था, फैराडे लॉ में भी आपने नेगेटिव साइन पढ़ा था कि नेगेटिव साइन ये शो करता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो अपनी ही काज को अपोज कर रही है। तो ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है इसकी जो काज है वो प्राइमरी
कॉइल में जो करंट चेंज हो रहा है वो है, ठीक है, तो वो उसको ही अपोज करेगी। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड में एम ई एस, और ये डेल्टा आई पी और डेल्टा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो एम इक्वल आ जाएगा ई एस ओवर डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी। तो एम आपके पास इक्वल आ गया ई एस ओवर डेल्टा आई पी बाई डेल्टा टी। ये आपके पास म्यूचुअल इंडक्शन। इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, डेल्टा टी यहाँ से आप ऊपर नहीं लेके जा सकते? लेके जा सकते हैं, ठीक है फार्मूला, लेकिन हमने ना इसको डिफाइन करना है, तो डिफाइन करने के लिए हम इसको ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि डिफाइन हमने इसी हिसाब से करना। अब देखना डिफाइन कैसे करें। रेशियो ऑफ एवरेज ईएमएफ इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल, कि जो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल। डेल्टा ईपी और डेल्टा टी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, तो हम उस रेशियो के लिहाज से डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए हमने इसे ऐसे ही रखा है। यूनिट हम लिखते हुए इसे ऊपर ले जाएंगे, लेकिन अभी हमने इसको ऐसे ही डिफाइन करना है। तो ये रेशियो किसके दरमियान है? EMF इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल। तो ये हमारे पास है म्यूचुअल इंडक्टेंस। यस सर। ES अगर हमारे पास 1 एम्पेयर करंट चेंज हो 1 सेकंड में, तो हम करंट भी 1 एम्पेयर है और जो हमारे पास टाइम है वो 1 सेकंड है, तो जो एम है वो ES के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये टर्म 1 हो जाएगी नीचे वाली, तो एम इक्वल आ जाएगा ES के, यानी जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा, लेकिन इनका यूनिट सेम नहीं होगा। इसका यूनिट हम अभी लिखते हैं कि एम आपके पास इक्वल है ES ओवर डेल्टा IP ओवर डेल्टा टी। ES का यूनिट है वोल्ट और इसका होगा एम्पेयर करंट का, और टाइम का हो जाएगा सेकंड। इसका जो ऐसा यूनिट बनेगा वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर बनेगा, ठीक है, जिसे हम हेनरी भी कहते हैं। और म्यूचुअल जो इंडक्टेंस है वो डिपेंड किस पे करती है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। नंबर ऑफ टर्न जितनी ज्यादा होंगी म्यूचुअल इंडक्टेंस उतनी ज्यादा होगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल, क्लोजनेस ऑफ कॉइल, ये दोनों कॉइल एक दूसरे के कितना करीब है, जितनी ज्यादा करीब होगी फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा पास होंगी। और नेचर ऑफ कोर मटेरियल, कि यानी जिस मटेरियल के ऊपर आपने वायर को बाउंड किया हुआ है उसकी नेचर क्या है। और ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल, उसकी डायरेक्शन क्या है। और इसका जो यूनिट है वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर है, जिसे आप हेनरी भी कहते हैं। तो आप इसको डिफाइन करते हैं, एम इक्वल है ES ओवर डेल्टा IP बाय डेल्टा टी। तो अगर इसमें जो EMF इंड्यूस हो रही है 1 वोल्ट हो और करंट 1 एम्पेयर हो, टाइम 1 सेकंड हो, तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस बनेगी वो 1 हेनरी बनेगी। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ऑफ 1 एम्पेयर पर सेकंड, यानी जो करंट का रेट ऑफ चेंज है वो 1 एम्पेयर पर सेकंड हो, इन द प्राइमरी प्रोड्यूसेस द EMF 1 वोल्ट इन द सेकेंडरी। तो अगर प्राइमरी में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है 1 एम्पेयर पर सेकंड है, उसकी वजह से सेकेंडरी में जो EMF इंड्यूस हो रही है वो 1 वोल्ट हो, तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी वो 1 हेनरी होगी। ये बड़ा बात समझ आई यहाँ तक? यस सर। ठीक है, इसको एक दफा स्टार्ट से देखते हैं। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन ये है कि द फिनोमिना in which changing of current in one coil induces an EMF in another coil is called mutual induction। यानी वो फिनोमिना जिसमें एक कॉइल में करंट चेंज हो रहा है उसकी वजह से दूसरी कॉइल में EMF इंड्यूस हो रही है, तो इस फिनोमिना को आप कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसमें हमारे पास 2 कॉइल हैं, पहली को हम प्राइमरी कॉइल कह रहे हैं, दूसरी को सेकेंडरी कॉइल कह रहे हैं। प्राइमरी कॉइल के साथ हमने एक बैटरी, एक स्विच और एक रियोस्टेट को अटैच किया हुआ है।
तो जब हम स्विच को क्लोज करेंगे प्राइमरी कॉइल में से करंट पास होगा जिसकी वजह से उसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो जब रियोस्टेट से हम रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे तो करंट चेंज होगा, करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो ईएमएफ जो इंड्यूस हो रही होती है उसका फार्मूला आपने पढ़ा था फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग, ES इक्वल है -n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो S का मतलब है सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस हो रही है, NS नंबर ऑफ टर्न्स भी सेकेंडरी कॉइल की है, फाई S फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल है और T टाइम। तो फाई S अगर सिंगल टर्न में से फ्लक्स हो तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा N फाई, और जो फ्लक्स है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्राइमरी कॉइल में करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से NS फाई S प्रोपोर्शनल होगा IP के। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे इक्वल आएगा और साथ आ जाएगा कांस्टेंट M, और M जो कांस्टेंट है इसे हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। NS फाई S इक्वल आ गया MIP के, M आ जाएगा NS फाई S ओवर IP के। तो ES इक्वल है माइनस डेल्टा NS फाई S ओवर डेल्टा टी, NS फाई S इक्वल है MIP के। तो ये हमारे पास आ गया E इक्वल है -m डेल्टा IP ओवर डेल्टा टी। EMF induced in the secondary coil is directly proportional to time rate of change of current in the primary coil। और यहाँ से M को आप लिख सकते हैं ES डेल्टा IP ओवर डेल्टा टी। तो इसको आप डिफाइन करते हैं रेशियो of average EMF induced in the secondary coil to the time rate of change of current in the primary coil। तो अगर हमारे पास टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पीयर पर सेकंड हो तो जब हम ES के इक्वल आएगा, ये किन फैक्टर पे डिपेंड कर रही है आपके सामने, नंबर ऑफ टर्न्स है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, क्लोजनेस ऑफ कॉइल है, नेचर ऑफ कोर मटेरियल है, ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है डायरेक्शन। अगर दोनों कॉइल ये एक ही डायरेक्शन में है इस तरह तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास होंगी, फ्लक्स मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर ओरिएंटेशन आप चेंज कर देते हैं तो फ्लक्स पे फर्क पड़ेगा जिसकी वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस चेंज होगी। इसका जो यूनिट है वो 1 हेनरी है, ठीक है, और वो इक्वल होता है वोल्ट सेकंड पर एम्पियर की। अगर प्राइमरी कॉइल में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है वो 1 एम्पियर पर सेकंड है, उसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में 1 वोल्ट की EMF प्रोड्यूस हो रही है, तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी वो 1 हेनरी होगी। उसके बाद आपके पास है सेल्फ इंडक्शन, उससे मिलता जुलता है, थोड़ी सी चेंजिंग होगी इसमें। तो पहले आपने पढ़ा है कि जी एक कॉइल में करंट चेंज हो रहा है उसकी वजह से दूसरी कॉइल में EMF इंड्यूस हो रही है। तो इसमें आपके पास होगा कि जिस कॉइल में करंट चेंज हो रहा है उसी कॉइल में EMF भी इंड्यूस हो रही है, ठीक है। फिनोमिना इन विच आर चेंजिंग करंट इन वन कॉइल इंड्यूसेस एन EMF इन इटसेल्फ इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। कि जो करंट चेंज हो रहा है जिस कॉइल में उसी कॉइल में EMF ये इंड्यूस कल हो, पढ़ा था। बड़ा ये मिलता जुलता बिल्कुल, एक चेंजिंग आनी है सिर्फ, ठीक है। तो इसलिए कंपैरिजन आसान हो जाएगा, ठीक है। तो जिस कॉइल में करंट चेंज हो रहा है उसी कॉइल में EMF इंड्यूस हो रही है, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। इसमें हम कर लेते हैं जी N हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल है, 5 फ्लक्स है, I इसमें से पास होने वाला करंट है, ठीक है। तो 5 को होता है B डॉट A के, B को होता है म्यू नॉट N I के। तो N 5 प्रोपोर्शनल है I के, ठीक है। यानी एक सिंगल टर्न में से जो फ्लक्स है वो 5 हो तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा N5। N5 प्रोपोर्शनल है I के, कि करंट जितना ज्यादा होगा फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा। इसमें जो हमारे पास कांस्टेंट है ना वो इक्वल आ जाएगा L के, ठीक है। पहले आपने म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए कांस्टेंट लिखा था M, इधर आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस है उसके लिए कांस्टेंट आ जाएगा कैपिटल L। ये नुमान नवाज कौन है? सर उस्मान नवाज। अच्छा, पहले इसने नुमान नवाज लिखा हुआ था। सर जी वो मेरे ही नाम है, वो भाई क्या है छोटे का। अच्छा अच्छा, तो फिर आपका तो ना वो आपके भाई का ना। नहीं सर जी मेरे ही है। चवला मारदा घरदियां ने दो नाम लादा तां रखे ने कि दोवां नूं पता चल जाए नुमान केड़ा ते उस्मान केड़ा, तू मिक्स करी आ। Yes, sir. Yes, sir.
अच्छा इधर देखें, अच्छा एन फाई प्रोपोर्शनल है आई के, कि जो फ्लक्स है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, इक्वल आएगा, साथ आ जाएगा कैपिटल एल। कैपिटल एल जो है ये इक्वल एन फाई ओवर आई के, इसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, इसे हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग ई एल इक्वल आ जाएगा माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। इसे आप लिख सकते हैं डेल्टा एन फाई ओवर डेल्टा टी। एन फाई इक्वल है एल आई के, तो ये आ जाएगा माइनस डेल्टा इंटू एल आई ओवर डेल्टा टी। इसमें जो हमारे पास एल आई कॉन्स्टेंट होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा ई एल इक्वल है माइनस एल डेल्टा आई बाय डेल्टा टी। ठीक है, ई एल इक्वल है माइनस एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। अब इसमें जो आपके पास फार्मूला बन रहा है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा आई ओवर डेल्टा डी के, ई एम एफ इंड्यूस इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इन द सेम कॉइल। और नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो ई एम एफ इंड्यूस हो रही है वो उसको अपोज करेगी। यहाँ से एल आपके पास इक्वल आ जाएगा ई एल ओवर डेल्टा आई बाय डेल्टा टी, और इसका जो यूनिट है वो हेनरी होगा, और इसे आप डिफाइन करते हैं वैसे ही वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर। ठीक है, कि अगर कॉइल में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है वो 1 एम्पेयर पर सेकंड है, उसकी वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो 1 वोल्ट की है, जो इंडक्टेंस होगी वो 1 हेनरी होगी। ठीक है, और ये रेशो है इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इन अ कॉइल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सेम कॉइल। ठीक है, सिर्फ फर्क क्या आ रहा है एम और एल का। ठीक है, उधर प्राइमरी में करंट चेंज हो रहा था, सेकेंडरी में प्रोड्यूस हो रही थी, इधर प्राइमरी में करंट चेंज हो रहा है, प्राइमरी में ही ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। ठीक है, तो सिर्फ ये छोटा सा फर्क है, और हेनरी की डेफिनेशन वैसे ही है। उधर आप जी प्राइमरी में करंट चेंज हो रहा है तो सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस हो रही थी, लेकिन इधर जिस कॉइल में करंट चेंज हो रहा है उसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। ठीक है, तो उसको आपने डिफाइन करना है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज सेड टू बी 1 हेनरी इफ करंट चेंजेस एट द रेट ऑफ 1 एम्पीयर पर सेकंड थ्रू इट व्हिच कॉजेज एन इंड्यूस ईएमएफ 1 वोल्ट। कि अगर 1 एम्पीयर पर सेकंड के लिहाज से करंट चेंज हो रहा है और ईएमएफ इंड्यूस हो रही है 1 वोल्ट की, तो जो सेल्फ इंडक्टेंस होगी वो 1 हेनरी होगी। और नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है, इंड्यूस करंट इंड्यूस हो रहा है, वो अपनी काज को अपोज करेगा। अच्छा, काज को अपोज करने का मतलब है ईएमएफ को अपोज करेगा तो उसके अपोजिट होगी। Negative sign shows that self-induced EMF opposes the change which produces it. That's why self-induced EMF is also called back EMF. जो self-induced EMF है उसे back EMF भी कहते हैं। उसे back EMF इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अपोज कर रही होती है कॉइल को, यानी करंट उसी कॉइल में चेंज हो रहा है और उसी के अपोजिट EMF इंड्यूस हो रही है। ठीक है, तो उसको अपोज कर रही है, इसलिए उसे बैक EMF भी कहते हैं। तो ये लेंथ लॉ के अकॉर्डिंग है। अब देखिए ये अपोज करती है, ठीक है, हमेशा डिक्रीज नहीं करेगी। तो इफ द करंट इज इंक्रीज द सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ ट्राइज टू डिक्रीज द करंट। अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो सेल्फ जो ईएमएफ होगा उसे डिक्रीज करेगी। एंड व्हेन द करंट डिक्रीज द इंड्यूस ईएमएफ ट्राइज टू इंक्रीज द करंट। इन अल्टरनेटिव करंट इंडक्टर बिहेव लाइक अ रजिस्टर। कि एसी के सूरत में जो इंडक्टर है वो रजिस्टर के तौर पे बिहेव करता है। ठीक है, तो ये है कि जो बैक ईएमएफ है ये हमेशा अपोज करती है, हमेशा डिक्रीज नहीं करती। अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो बैक ईएमएफ उसे इंक्रीज करेगी, अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो बैक ईएमएफ उसे डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये हमेशा अपोज करती है, हमेशा डिक्रीज नहीं करती। ये बड़ा बात समझ आ गई यहाँ तक? ये फार्मूला Yes, रिपीट sir. कर दो कैसे आया? जी ऐसा आ गई। मेरे फार्मूला रिपीट कर दो कैसे आया? कौन सा? फिर ये ई एल इज इक्वल टू माइनस एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। इधर देखें बेटा, फैराडे लॉ है E इक्वल है माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी के।
इसे आप लिख सकते हैं माइनस डेल्टा इंटू एन फाई ओवर डेल्टा टी, और आपने ऊपर पढ़ा है कि जो एन फाई है ये प्रोपोर्शनल है आई के, एन फाई इक्वल आ जाएगा एल आई के। इसकी जगह आपने लिखा एन फाई की जगह एल आई, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस एल कॉन्स्टेंट है डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। जी बेटा बात समझ आ गई? यस सर, Yes, सर sir. एल का क्या मतलब है? एल L- क्या है? ये सेल्फ इंडक्टेंस है, जैसे आपके पास एम था ना म्यूचुअल इंडक्टेंस, यस इसमें एल सेल्फ इंडक्टेंस है जो कि कांस्टेंट है, ये इधर जो हमने लगाया है। फिर एल यस इज द सर। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस। अब एक दफा दोनों को दोबारा देख लें। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या है जी, एक कॉइल में करंट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से दूसरी में ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। एन फाई प्रोपोर्शनल है आई पी के, एक में करंट चेंज हो रहा है उसके प्रोपोर्शनल है, तो एम एन फाई इक्वल आ गया एम आई पी के, एम आ गया एन फाई ओवर आई पी, और ई इक्वल होता है माइनस डेल्टा एन फाई ओवर डेल्टा टी। एन फाई की जगह हम लिखें एम आई पी, तो ये आ गया माइनस एम डेल्टा आई पी बाय डेल्टा टी। देखिए कैलकुलेशन दोनों की एक जैसी हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे एम आता जाएगा, वहाँ पे कैपिटल एल आएगा। कैपिटल एल शो कर रहा है कि सेल्फ इंडक्टेंस है, और एम शो करेगा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस है। कि अगर म्यूचुअल है तो एम लिखेंगे, सेल्फ है तो एल लिखेंगे। वैसे एम डिफाइन करता है ई ओवर डेल्टा आई पी बाय डेल्टा टी के टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है नीचे डेल्टा आई पी और डेल्टा टी, और ई है इंड्यूस ईएमएफ, तो ये दोनों के दरमियान रेशो है, और इसका यूनिट है जो वो 1 हेनरी है। इसी तरह आपके पास जो सेल्फ इंडक्टेंस है एन फाई प्रोपोर्शनल आई के, एन फाई इक्वल आ जाएगा एल आई के, एल इसमें सेल्फ इंडक्टेंस है जो कि कांस्टेंट है, ई इक्वल है माइनस एन डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। एन फाई की जगह आपने लिखा है एल आई, तो ये आ जाएगा माइनस एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। ठीक है, ये फार्मूला आपके पास आ गया, और ये एल आ गया डेल ई ओवर डेल्टा ई बाय डेल्टा टी। ये रेशो है ईएमएफ और टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के दरमियान। इसका यूनिट वोल्ट सेकंड पर एम्पियर है। इसको हम बैक ईएमएफ भी कहते हैं क्योंकि ये उसी कॉइल को अपोज भी कर रही है। अच्छा, ये जो हमने म्यूचुअल इंडक्शन ली है ना, अब ये जो हमने प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल है, ये प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। अब प्राइमरी में करंट के चेंज होने की वजह से प्राइमरी में भी ईएमएफ इंड्यूस हो रही थी, लेकिन हमने उसको इग्नोर करके सिर्फ म्यूचुअल इंडक्शन को हमने नोट किया। ठीक है, तो यानी प्राइमरी में जब करंट चेंज हो रहा है तो अब इसकी वजह से सेकेंडरी में भी ईएमएफ इंड्यूस हो रही थी और प्राइमरी में भी इंड्यूस हो रही थी। प्राइमरी को हमने इग्नोर करके सिर्फ म्यूचुअल का हम पढ़ रहे थे, इसलिए हमने सिर्फ सेकेंडरी का फैक्ट चेक किया, प्राइमरी का फैक्ट चेक नहीं किया। और जो ट्रांसफार्मर है वो इसी असूल पे काम करता है, तो उसकी भी दो कॉइल होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। इनपुट आप प्राइमरी पे देते हैं, आउटपुट आप सेकेंडरी से लेते हैं। ठीक है जी बेटा, बात समझ आ गई है? Yes, sir.